हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने कंबाइंड वे में क्लास 9th और 10th के बायोलॉजी को डिस्कस करना शुरू किया था। यहाँ पे 9th के पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया एंड अलॉन्ग विथ यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 को और चैप्टर 6 को यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे दो ही चैप्टर बचते हैं, जो कि ये चैप्टर 8 है हमारा, और उसके बाद एक चैप्टर 9 है जो कि है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो क्या जिसके बाद हम हमारा ये जो बायो का सीरीज है, बायोलॉजी की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी फॉर 9th एंड 10th, ठीक है। इन दोनों क्लास की बायोलॉजी को भी हम पूरी तरीके से कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके होंगे। जिस सीरीज को देखने के बाद मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज को अच्छे तरीके से देखा है एंड अपने बुक से रिवाइज किया है, तो आप मोस्टली आई गेस 70 to 80% क्वेश्चन साइंस के, जनरल साइंस के किसी भी एग्जाम्स में आ रहे हैं तो आप उसको इजिली सॉल्व करने के पोजीशन में रहोगे, ठीक है। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि हमने इस मतलब सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया है, पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने इस सीरीज को डिजाइन किया है, जहाँ पे बिल्कुल पीवाईक्यू को स्टडी करके, उनके पैटर्न्स को स्टडी करके किस तरीके से ये बुक्स आपको हेल्प करेंगे, हमने इसके अकॉर्डिंगली क्या किया है, ये सीरीज को डिजाइन किया है, ठीक है। तो इससे पहले हमने केमिस्ट्री को ऑलरेडी फिनिश कर दिया था 9th एंड 10th के साथ, और अब ये बायो हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साइंस को हम पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे एंड देन ऑनवर्ड्स हम अपने किसी अदर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो 8th चैप्टर है, ठीक है, ये यहाँ पे है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमें इस पे डिस्कस किया गया है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि वाई, क्यों, कैसे से पहले यहाँ पे क्यों का क्वेश्चन किया गया है कि आखिरकार हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हमें रिप्रोडक्शन करना है, ऐसी क्या नीड है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लाइफ नहीं चलेगी, जिंदगी नहीं चलेगी। तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए। जैसे अदर लाइफ प्रोसेसेस हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब है। रिप्रोडक्शन एक ऑप्शनल प्रोसेस है, फिर भी ये जरूरी क्यों है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी था कि हम क्या कर सके, अपने जैसे अपने आने वाले जनरेशन को क्रिएट कर सके, यानी क्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोक्रिएशनल एक्टिविटीज आप इसको कह सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, रिप्रोडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहा जाता है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, कि क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी खुद की बना लेते हैं, क्या खुद की एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हैं क्या। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर डिटेल में भी अगर अभी हम पढ़े तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं बना पाता, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हम सिमिलर चीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स सिमिलर दिखते हैं बिकॉज उनके बॉडी डिजाइन क्या होते हैं, सिमिलर दिखते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस का देखें तो हम सारे सिमिलर दिखते हैं, दो पैर, दो हाथ, इस तरीके से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर द डिजाइन शुड बी सिमिलर। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर बॉडी डिजाइन अगर हमारा सिमिलर है, ठीक है, तो उसका ब्लूप्रिंट भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब आई होप आप सब लोग समझते होंगे कि ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो वो चीज यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन एटमोस्ट क्या एक बेसिक लेवल है जो इन्वॉल्व करता है क्या, कॉपीज क्रिएट करना ब्लूप्रिंट्स का अपने बॉडी डिजाइन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन का मेन क्या है, मोटिव है। क्रोमोजोम्स जो होते हैं, बताया जा रहा है कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि क्रोमोजोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में किसी सेल के, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं इनहेरिटेंस का, ठीक है। कि पेरेंट सेल से नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाना है वो किस में कंटेन रहता है, क्रोमोजोम्स के अंदर, ठीक है। किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल मान लो, ये हो गया सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर कहीं पे एक होगा हमारा क्रोमोसोम, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सेल चैप्टर में बहुत डिटेल्ड वे में हमने इसको डिस्कस किया। आप जाकर इस प्लेलिस्ट से, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेल माना और इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम के अंदर एक और यूनिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए, जो क्या करता है, सारे इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये डीएनए सेल में जो होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स, मतलब क्या करता है, द सेल न्यूक्लियस इज द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। यहाँ से प्रोटीन्स बनते हैं जहां से इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है। फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कि देयरफॉर बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बेसिक जो हमारा क्या कहते हैं कि बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन में, तो डीएनए कॉपी क्रिएट करना, ठीक है। और सेल्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, डीएनए कॉपीज बिल्ड होती है। तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे इस लाइन में हमने दो कीवर्ड्स देखे। सबसे पहले जो हमारा बेसिक इवेंट क्या है,
तो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट है क्रिएशन ऑफ डीएनए, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस यूज होते हैं क्या करने के लिए, कॉपीज बिल्ड करने के लिए, किस चीज के लिए, डीएनए के। तो यहाँ से इस पेज से बस यही 2 पॉइंट हमें यहाँ इंपॉर्टेंट मिलते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक ये इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही बोल बच्चन किया हुआ है, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे एक्चुअल में देखते हैं कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया, तो मैं वेरिएशन को आपको ये थोड़ा डिटेल में आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें पढ़ना है कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन जो होता है ऑर्गेनिम्स का, एक वेल डिफाइंड प्लेसेस में जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में रहते हैं, उनके हिसाब से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो डीएनए की कंसिस्टेंसी कॉपिंग जो होती है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उनके डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, उनके फीचर्स को मेंटेन करने के लिए, जहां पे उस ऑर्गेनिज्म को वो उस पर्टिकुलर नीश पर्टिकुलर एरिया में रहने के कैपेबल बनाती हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किससे लिंक्ड है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज। ये आपको ध्यान में रखना है कि रिप्रोडक्शन किससे लिंक्ड है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज से लिंक्ड है। ठीक है, बताया जा रहा है कि हाउ नीशेस, आई होप नीश का मतलब आपको पता होगा, अगर सिंपल टर्म में कहे तो कैटेगरी। अगर सिंपल टर्म आपको बस याद रखना है समझने के लिए, तो कैटेगरी एक तरीके का, नीश को हम कैटेगरी भी कहते हैं। कैटेगरी क्या है, चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नीश किस बेसिस पे चेंज हो सकता है, तो कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल से बाहर, जैसे अर्थ का टेम्परेचर या तो ऊपर चला जाए, वाटर लेवल चेंज कर जाए, या फिर कोई एक मीटियर जो है अटैक कर जाए। ये कुछ एक एग्जांपल जिसकी वजह से ये नीश चेंज हो सकता है। ठीक, फर्दर इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स वेर suited to a particular niche and if the niche were drastically altered the population could be wiped out। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर नीश है पॉपुलेशन का, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म का एक पॉपुलेशन है जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सुटेबल है, वो पर्टिकुलर क्लाइमेट के, सपोज कोई जंगल में रहने वाले जानवर है, कोई हमारे एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक, वो जंगल के लिए सुटेबल है। तो अचानक से अगर हम जंगल को कट कर दे, पूरे अर्थ पे से जंगल को ही हटा दे, तो क्या होगा, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, और इस पे उनका ड्रास्टिक उनके नीज पे क्या होगा, असर पड़ेगा। ठीक है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही वाइप आउट, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो सकती है, ये चीज बताया जा रहा है। तो if some variations to be kept, यहाँ बताया जाएगा if some variations to be kept in a few individuals in this population there would be some chance for survival। बताया जा रहा है कि अगर कुछ वेरिएशंस आ जाए उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, ये ड्रास्टिक चेंज जो हुआ है उनके एनवायरनमेंट में, उसको सस्टेन कर पाए, तो क्या होगा, उनके सर्वाइव, उनकी स्पेसीज, उनकी नीश को बचाया जा सकता है। यहाँ से ये चीज बताया जा रहा है कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, सपोज हम ह्यूमंस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के आदी हैं या फिर हैबिचुअल है, और उस इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में, हमारे जीन्स में कुछ इस तरीके का चेंज आए कि उस चेंज को हम क्या कर सके, बियर कर सके, उस चेंज को हम क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, बियर कर सके। तो हमारे लिए क्या आसान होगा कि हम फिर वहां पे इजिली रह पाएंगे। जैसे अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, सपोज अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज जैसा सिचुएशन, जिसके लिए हमारी बॉडी अडेप्टिव नहीं है। अब सपोज अचानक से एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये मत करना कि इसका रियलिटी से क्या रिलेशन, ठीक है। तो सपोज अगर अर्थ का टेम्परेचर अचानक से 100 डिग्री होने लगता है आने वाले 10 सालों में, तो क्या हम ह्यूमंस कैपेबल है क्या कि 100 डिग्री टेम्परेचर को सस्टेन कर पाए अपने एनवायरनमेंट में? तो आंसर होगा नहीं। हम अभी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, जीन्स के स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप सोचो कि हमारी बॉडी अडेप्ट करने लगे इस चीज को, धीरे धीरे हमारे जीन्स में चेंज आ जाए और हम क्या करें, 100 डिग्री तक टेम्परेचर को क्या कर पाए, सस्टेन करने लगे, तो क्या होगा, अगर नहीं तो ये क्या हो गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं वेरिएशन, कि हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशंस आ गए, कुछ चेंज आ गए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो स्पेसीज था, हमारा ये जो नीश है, इसको हम सस्टेन कर पाए। इसमें से मान लो 100 लोग रहते थे यहाँ पे, 100 में से 90 लोग मर जाएंगे, ठीक है, बट ये जो 10 लोग बचेंगे, ये लोग आगे फिर इस चीज को बढ़ा देंगे। यानी यहाँ पे हमारा वेरिएशंस का क्या बेनिफिट है, कि वेरिएशन सिंपली अगर आप समझो तो वो क्या है, किसी भी स्पेसीज को, किसी भी नीश को सस्टेन करने के लिए, या फिर उसके सर्वाइवल के कुछ चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। आया समझ में आपको सिंपली कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर मल्टी सेलुलर में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले सिंगल ऑर्गेनिज्म का देखते हैं कि क्या क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उनके अंदर होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला टाइप जो है यहाँ पे फिजन का कहा जा रहा है, कि फिजन, फिजन वर्ड का मतलब अगर आप देखो तो फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना, ठीक है। अगर इजी वर्ड में देखा जाए तो फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना। तो बताया जा रहा है कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, अमीबा हो गए, लेशमेनिया हो गए, इनमें क्या होता है,
कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनिट नहीं है। आप ये एक पर्टिकुलर सिंगल अमीबा को यहाँ पे आप देखो, क्या आप इसको देख के बता पाओगे क्या कि इसका हाथ पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ? नहीं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये ऑर्गेनिज्म तो है बट ये एक सिर्फ एक सेल ही है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो आप ये प्रोसेस देख सकते हो कि एक अमीबा है, धीरे धीरे थोड़ा लार्ज होता है और लार्ज होता है और बीच से ये थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हुआ, देन ऑनवर्ड्स ये डंबल शेप का हो जाता है, ये थोड़ा और थिन हो जाता है एंड देन ये टूट के ये दो अमीबा में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो दो अमीबा में क्योंकि हुए इसलिए बाइनरी, बाइनरी का मतलब आपको पता होगा, बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, 0 और 1 कहते हैं। तो यहाँ क्या है, बाइनरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही है, बाई का मतलब ही दो होता है। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब दो पार्ट्स में टूट जाना, फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना, बाइनरी का मतलब टू पार्ट्स, यानी अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। सिमिलरली लेशमेनिया में भी बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, फर्दर मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बताया जा रहा है कि इसी टाइप से दो इक्वल हाउस में सेल डिवीजन के प्रोसेस से क्या होते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, जहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। ये चीज बताया जा रहा है कि अमीबा में एनी प्लेन में किसी भी जगह पे ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। फर्दर सेकंड एग्जांपल जो अभी हमने देखा लेशमेनिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ सम याद रखना, ये सम जब भी आपके आंख तेज हो जाना चाहिए, चाहे बुक हो या एग्जाम हो, क्योंकि इन्हीं चीजों पे यूपीएससी या फिर कोई भी कमीशन मतलब आपके साथ ट्रिक कर सकता है ना। जैसे सम को ऑल कर देगा, नॉट ऑल कर देगा, एनी कर देगा, नन कर देगा, और क्या किया जा सकता है, मल्टी सेलुलर को यूनिसेलुलर। अब जहां पे विच के साथ थोड़ी खेल कर सकता है, कॉज के साथ थोड़ी खेल किया जा सकता है, तो आपको इन कीवर्ड्स पे स्पेशल फोकस रखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं उनकी बॉडी। जैसे अमीबा के कंपैरिजन में आप देखोगे तो इनकी बॉडी थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड दिख रही है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जहां पे यहाँ पे देखो आप ये चीजें आइस की तरह कुछ कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये बॉडी का मिडिल पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं पूरी तरीके से, बट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एग्जाम्पल लेशमेनिया, जो क्या करता है, काला अजर। ये याद रखना है कि लेशमेनिया से क्या होता है, जो एक डिजीज है हमारी काला अजर, ये लेशमेनिया से ही होती है, कॉज होती है। तो ये भी याद रखना है कि इस प्रोटोजोआ से, लेशमेनिया से हमारा काला अजर होता है। ये क्या होता है, इनका एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके एंड पे, जो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बाइनरी फिजन किसी डिफिनिट ओरिएंटेशन में ही होता है। जैसे अमीबा में कहीं से भी ये टूट सकते हैं, कोई डिफिनिट ओरिएंटेशन नहीं है, तो ऐसे ऐसे, बट इनमें एक डिफिनिट ओरिएंटेशन ऐसे, यहाँ से ऐसे ये नहीं कट सकता। आप देखोगे ऐसे कट होगा तो ये ऑर्गेनिज्म रहेगा ही नहीं। जरूरी है कि इसका ये फिजन के अंदर ऐसे ऐसे हो। ये चीज आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से, यानी जो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके अंदर इस तरीके से डिवीजन होता है। ठीक है, और मल्टीपल फिजन, मल्टीपल यहाँ पे वर्ड आ गया, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मल्टीपल यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर में। तो ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर जो मैलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम, ये मेनी बहुत सारे डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली डिवाइड कर जाते हैं। तो ये मल्टी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। साथ साथ यीस्ट जो है, ईस्ट पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है, ईस्ट भी क्या करते हैं, इस तरीके से स्मॉल, सॉरी ईस्ट में ये प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बट ये कहना चाह रहा है कि ईस्ट में बर्डिंग होती है, स्मॉल बर्ड्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ईस्ट क्या करते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो क्या होता है, सेपरेट होते हैं और ग्रो करते हैं फर्दर। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना, ये लिखा है यहाँ पे, पर ईस्ट इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, फर्दर अहेड अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनकी बॉडी विथ रिलेटिवली, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनमें भी ऐसा स्ट्रक्चर काम करे। जैसे स्पाइरोगैरा का एग्जांपल है, वो स्मॉलर पीसेज में टूट जाते हैं। बट ये बताया जा रहा है कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल, ये हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा फिजन फिजन वाला चीज से थ्रू रिप्रोडक्शन उन्हीं में हो सकता है जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी स्ट्रक्चर थोड़े कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, तो वो सिंपली सेल बाय सेल डिवाइड नहीं करते हैं। इसलिए मेनी, द रीजन इज दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर सिंपली एक रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं होता, स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, जो टिश्यू बनता है। हमने अभी सब कुछ पीछे डिस्कस कर लिया, तो ये समझ में आ गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक कॉम्प्लेक्स वे में डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल टाइप्स उनके पास होता है, वो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया, फिजन के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा हमारा है रीजनरेशन। नाम से ही लग रहा है रीजनरेट करना। ठीक है, तो रीजनरेशन का हमने देखा कि क्या होता है। तो जो बहुत सारे डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके पास रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। अगर आपने डेडपुल मूवी देखी होगी,
ठीक है, तो उसमें आप देखते हो ना कि किस तरीके से उनका उसका पैर कट जाता है डेडपुल का, बट फिर वो ग्रो कर जाता है, तो उसी को रीजनरेशन कहते हैं। कोई भी चीज वापस से जनरेट हो जाना, उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो कट हो गया, ब्रोकन हो गया मेनी पीसेज में, तो क्या करेगा वो बाकी सारे पीसेज, जितने पीसेज, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये 3 पार्ट में कट कर गया, यानी एक पार्ट 1 2 3, तो अब ये तीनों पार्ट इसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन सिंपल। तो कैसे एनिमल्स में होता है, तो कुछ सिंपल एनिमल्स है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इन सब में रीजनरेशन होता है। ठीक है, और रीजनरेशन ये आपको याद रखना है कि स्पेशलाइज्ड सेल्स के हेल्प से ही होता है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, जो क्या करती है, सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस। ये याद रखना है कि ये चेंजेस एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि रीजनरेशन इज लाइक एन रिप्रोडक्शन, तो नहीं, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन, अब यहाँ पे ये किस्मत पे ही है कि अब ये कट होगा तभी रीजनरेशन होगा, कट नहीं हुआ तो रीजनरेशन नहीं हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इसको डिपेंड करना पड़ेगा रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि ऐसा रिप्रोडक्शन में नहीं होता कि रिप्रोडक्शन में आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करना है। बट यहाँ अगर ये कट नहीं हुआ तो रीग्रो नहीं कर पाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीजें देख ली। अब क्या है कि एक मिनट, नेक्स्ट हमारा है बडिंग। ठीक है, तो बडिंग क्या है, अभी ये देखते हैं। मैं बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन बडिंग, यानी कौन से ऑर्गेनिम्स बडिंग करते हैं, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, हाइड्रा जो होते हैं हाँ, हाइड्रा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बर्डिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, रीजनरेटिव सेल्स को यूज करते हैं। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होता है जन आउटग्रोथ, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ हुआ बर्ड का। देन ये प्रॉपर, ये पूरे ऑर्गेनिज्म के तरीके से डेवलप होता है, एंड देन ये डिटैच हो जाता है और ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये किसके किस में होता है, हाइड्रा एंड ईस्ट में होता है। ये ध्यान रखना, आपको एग्जांपल्स बस ध्यान रखने। फर्दर वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, तो बहुत सारे प्लांट्स में रूट स्टेम्स एंड लीव्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोपगेशन कराते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो इसको अलग अलग मेथड्स के थ्रू, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इसके थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन या रीजनरेशन कराते हैं। जैसे प्लांट्स लाइक सुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सब एग्रीकल्चरल पर्पसेस से हम यहाँ पे कराते हैं ये चीज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सेम सीड्स एंड फ्लावर्स को बियर कर सकते हैं। दो तीन प्रॉपर्टीज है इसकी, वो देख लेते हैं कि पहला, सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट सच एज, कौन कौन सा प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, तो बनाना प्लांट हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गए, जिन्होंने अपनी सीड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया है। तो ऐसे प्लांट्स के साथ हम बर्डिंग करा सकते हैं, जो वापस से क्या कर सकते हैं, ये सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन इसका एडवांटेज क्या है, तो प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ। जो पूरे जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के। जो कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट सेल के थे वही होते हैं इनके डॉटर सेल्स में। वेरिएशंस कम होते हैं इनके अंदर और लेस टाइम लेते हैं ये ग्रो करने में। तो जितने कम टाइम में ग्रो करेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल होंगे। ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, फर्दर बर्डिंग का एग्जांपल देख सकते हैं, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम बर्ड्स। ठीक है, टिश्यू कल्चर के बारे में क्या है, तो टिश्यूज के थ्रू क्या करते हैं, टिश्यू में ये बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये टेक्निक मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हम टिश्यू कल्चर करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में फर्दर हम देखते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स, तो ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर तो हो ही गए, अलॉन्ग विथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जो डेवलप होते हैं ब्रेड पे, उनको क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस के नाम से भी जानते हैं। तो ये राइजोपस को हम हाइफे भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द टीनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक, ये जो ये है, ये जो है स्टिक पे जो टीनी ब्लॉब ये होते हैं रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व। ठीक है, ये स्पोरेंजिया कहते हैं, यही स्पोर्स होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो फर्स्ट वन टू हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द
रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से अब हमें समझ में आता है कि अभी तक यहाँ जितने भी ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हमने देखे, यहाँ पे किसी में भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जरूरत नहीं थी, बट स्पोर फॉर्मेशन में हमें स्पोर्स ये इसकी स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ से समझ में आता है वेजिटेटिव स्पोर फॉर्मेशन में हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन नेसेसरी है। ठीक है, ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल से यहाँ पे सारे ग्रोथ हुए, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये किससे रिजल्ट होता है, वेरिएशंस इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल। ये यूजफुल किस वजह से होता है, हमने पढ़ लिया था सर्वाइवल के लिए, उसी चीज को यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स such process of combining DNA from two different इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो हमारे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या करते हैं, यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है ताकि डीएनए उनके कंबाइन हो और क्या हो सके, फिर रिप्रोडक्शन हो सके। ठीक है, फर्दर ऑर्गेनिज्म्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। ठीक है, जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर का स्पेसिफिकेशन टिश्यूज का और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हमने मिटोसिस मायोसिस पढ़ लिया था, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स मियोसिस के बेसिस पे क्या होता है, डिवाइड होते हैं, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देख सकते हैं कि इन अ वेरी simple organisms, it is seen that two germ cells are not very different from one another or may be similar, but as the body designs, जैसे बॉडी डिजाइन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जर्म सेल्स स्पेशलाइज होने लगते हैं। तो एक के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं जो कि ज्यादातर मोटाइल होते हैं, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, और एक होते हैं फीमेल गैमेट जो फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पेसिफिकेशन देख लिया। अब हमने ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में ये होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे इनके दो ऑर्गन्स है, एक ये स्टेमन है, ये सारे इनके पार्ट्स पर मेनली दो ऑर्गन्स होते हैं। जहाँ पे सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये स्टेमन हो गया, ये पिस्टल हो गया। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, स्टेमन जो होता है हमारा, पिस्टल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके पार्ट्स होते हैं, तो पिस्टल के कितने पार्ट्स, पिस्टल कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसके पार्ट्स होते हैं ये ओवेरी, और ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम स्टाइल कहते हैं, इसका ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। तो ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा मिलके हम क्या कहते हैं, कंबाइंड में पिस्टल। और स्टेमन को देखें तो ये एंथर, जो ये एंथर्स हैं, एंड ये फिलामेंट्स जो है, इनको हम क्या कहते हैं, मिला के स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर एंथर एंड फिलामेंट, पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी होता है। ये हमें समझ में आ गया। तो ये चीज यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेमन एंड पिस्टल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लावर के, जो क्या करते हैं, जर्म सेल्स को कंटेन करते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, फर्दर द फ्लावर में भी, जो फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस एंड मस्टर्ड बाइसेक्सुअल। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिसेक्सुअल कौन से प्लांट्स हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं कैसे, पपाया के जो प्लांट्स है वो यूनिसेक्सुअल उनके फ्लावर्स होते हैं, और वाटरमेलन के यूनिसेक्सुअल होते हैं। और बाइसेक्सुअल के देखे तो उनमें हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो यूनिसेक्सुअल मतलब जो सिर्फ या तो स्टेमन कंटेन करते हैं या पिस्टल, इन दोनों में से किसी कोई एक ही होगा, या तो ये होगा उनके पास या ये। बट बाइसेक्सुअल में दोनों, ये भी होता है ये भी होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, ये बाइसेक्सुअल है क्योंकि इसके पास पिस्टल भी है और स्टेमन भी है। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल हिबिस्कस और मस्टर्ड हो गया हमारे। ठीक, ये चीज हमने देख लिया। तो पिस्टल कहाँ होता है, फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है पिस्टल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। पिस्टल हम देख रहे हैं, पिस्टल फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं प्लांट का। ये तीन चीज से मिलकर बना, हमने देख लिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये चीजों से मिलकर ये क्या बना होता है। और स्वोलन पार्ट जो होता है उसको हम ओवेरी कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो हमारा ये स्वोलन पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ओवेरी कह रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एंड मिडिल जो इलोंगेटेड पार्ट है, यहाँ पे इसको और भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ बताया गया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये अंदर वाला पार्ट ये ओवेरी है, ये जो पाइप जैसा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो ओवेरी क्या करता है, कंटेन करता है ओव्यूल, कंटेन करता है। ओव्यूल है क्या, ओव्यूल कुछ नहीं है, बस एक एग सेल है, जिसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सेल होता है, ये जो है हमारे, ये एग सेल है जो किसके अंदर है, ओवेरी के अंदर है, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर होता है। फर्दर मेल जर्म सेल्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स पे, जो फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट्स के साथ ओव्यूल के अंदर। ठीक है,
ये समझ में आएगा। और फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से हमें जाइगोट मिलता है जो आगे चल के ग्रो होकर हमारा न्यू प्लांट्स बनाता है। तो ये एक प्रोसेस सिंपल सा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, पॉलन को नीड ट्रांसफर होना पड़ता है एक एरिया से दूसरे, तभी जाके वो पॉलन जो है मतलब एंथर से मतलब ओवेरी तक जाएंगे। तो दो तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, वन फ्लावर टू वन अदर। ठीक है, ये समझ में आया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑकर्स इन सेम, सॉरी प्लांट नहीं फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होगा, जैसे अब आप ये देख लो, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर नहीं बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ पे पिस्टल और यहाँ पे ये स्टेमन दोनों होते हैं। इसका एक मिनट में ये फोटो क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंथर है, ये एंथर यहाँ से इसमें पॉलिन ग्रेन्स होती है, पॉलिन ग्रेन्स यहाँ जाएंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ओव्यूल है, तो ये निकल के डायरेक्ट यहाँ से इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा। तो एक ही फ्लावर के अंदर ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन। ये यहाँ से निकल के दूसरे फ्लावर के किसी ओवेरी पे जाएगा तो वो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ये हमने देख लिया। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डिवाइड हो जाता है डिफरेंट एम्ब्रियोज में, जो कि किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल क्या करता है, एक टफ कोट डेवलप कर लेता है जो आगे चल के सीड बन जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ओव्यूल जो है हमारा, ठीक है, ये सीड बनता है, और ओवेरी जो है हमारा वो बनता है फ्रूट। तो ये चीजें आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये फ्रूट कौन बनता है और सीड कौन बनता है। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो हमारा ओव्यूल है वो डेवलप कर लेता है टफ कोट्स एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो ये चीज समझ में आएगा। और ओवेरी क्या होता है, रैपिडली राइप हो जाता है और फ्रूट बन जाता है। ट्रिक से याद रखना, ओवेरी में भी आर आ रहा है, फ्रूट में भी, तो ओवेरी और फ्रूट ये याद रखना, और ओव्यूल और सीड्स याद रखना दूसरे टाइप के। फर्दर जो सीड जो कंटेन करते हैं फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, वो सीडलिंग्स में डेवलप हो जाते हैं और एप्रोप्रिएट कंडीशंस में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये जर्मिनेशन, हमने ये सब चीज देख लिया प्लांट के अंदर प्रोडक्शन। अब इस फिगर को एक बार हल्का सा आप देख लो, जो मैंने हाईलाइट किया, प्लूम्यूल क्या होता है। तो सीड के अंदर जो प्लूम्यूल ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं कि फ्यूचर में चल के प्लांट का शूट बनेगा। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है, और जो ये जो होता है ये पार्ट, ये इसको हम रेडिकल कहते हैं जो रूट बनेगा। अब याद करने के लिए यहाँ पे भी आप ट्रिक से ध्यान में रख लो कि रेडिकल में आर है और रूट में भी आर है। तो रेडिकल जो है वो रूट बनता है फ्यूचर में, इसलिए इसको फ्यूचर रूट भी कहते हैं। और प्लूम्यूल जो है उसका अपोजिट शूट बनेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से याद रखना। कॉटलीडॉन्स ये सब हमने पीछे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो यही चीज जर्मिनेशन में होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, एम्ब्रियो बनाते, जाइगोट बनाते हैं, देन वो एम्ब्रियो बनता है, देन फर्दर तो उसका ओवेरी वाला पार्ट है वो फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल वाला पार्ट टफ कोट डेवलप कर लेता है और सीड बन जाता है। तो यही प्रोसेस होता है जर्मिनेशन में प्लांट्स के अंदर। अब ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस भी मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी किस तरीके से प्रिपेयर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि टीन एज में, जो अर्ली टीन एज के ईयर्स होते हैं, उसमें हमारे बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। तो सिंपली ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी लार्ज होती है, इंटरनली हार्मोनल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी हमारे बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आते हैं। जैसे अपीयरेंस हमारी बॉडी की चेंज होती है, हमारे बॉडी के पोर्शंस चेंज होते हैं, न्यू फीचर्स हमारी बॉडी में आते हैं, और कुछ नए सेंसेशंस भी हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, सम ऑफ द चेंजेस जैसे कॉमन है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं। जैसे थिक हेयर्स ग्रो होते हैं हमारे बॉडी के नए नए पार्ट्स पे, जैसे हमारे आर्मपिट्स में हो गए, हमारे जेनिटल जो प्राइवेट एरियाज होते हैं जैसे थाइज हो गए, जो कि वहां पे हेयर का ग्रोथ होता है, और वो हेयर डार्क होते हैं कलर में। ठीक है, फर्दर थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, हमारे आर्म्स और लेग्स पे भी थिनर हेयर्स डेवलप होते हैं, एज वेल एज ऑन फेस। फेस पे भी मेल्स के अंदर हमारे बियर्ड्स एंड माउस्टेच, दाढ़ी मूछें भी आने लगती हैं। ठीक है, फर्दर स्किन फ्रिक्वेंटली हमारा स्किन जो है वो ऑयली होने लगता है, और हम कुछ पिंपल्स भी हमारे फेसेस पे डेवलप होने लगते हैं। तो इस ये सब चीज हमारे बॉडी के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। फर्दर वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ, हमें अपने बॉडी के बारे में और भी चीजें चेंज दिखने लगती हैं। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड फर्दर ये बताया जा रहा है कि देयर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ये कुछ सिमिलर चेंजेस थे जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बताया गया है इस वाले में ये सेम है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए क्या होते हैं, ये सेम चेंजेस होते हैं। बट यहाँ पे जो हम चेंजेस देखेंगे, यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड ये बॉयज के अंदर कुछ अलग है, डिफरेंट है, और गर्ल्स के अंदर भी कुछ डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज अब हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ऑन दी अदर हैंड बताया जा रहा है कि जो गर्ल्स का ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होता है, और उनके निपल्स का जो कलर भी है वो भी और डार्कनिंग होने लगती है उनके ब्रेस्ट के टिप्स पे जो निपल्स होते हैं। फर्दर गर्ल्स जो है मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं इस टाइम के आसपास, और बॉयज में भी कुछ नए थिक हेयर्स ग्रो होते हैं फेसेस पे, उनके वॉइस बॉक्स जो है क्रैक करते हैं, और वॉइस जो थोड़ा उनकी और ज्यादा हार्ड होती है। फर्दर पेनिस उनका ओकेजनली हार्ड होने लगता है। ठीक है, और इरेक्ट होने लगता है
आइदर इन डे ड्रीम्स और नाइट। ऐसी चीजें हमारे बॉडी में सेंसेशन देखने को मिलते हैं, बॉयज में और गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट। ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। ऐसा नहीं है कि एक डिफरेंट डिफिनिट टाइम है कि हाँ अगर आप 14 साल पहुंच जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके अंदर हो जाएंगी, या फिर आप 21 साल के हो गए। हमने एक बेसिक माना है 18 साल और 21 साल, पर क्या ऐसा होता है कि 18 पहुंचते पहुंचते आप पूरी तरीके से आपकी बॉडी डेवलप हो गई? किसी के अंदर आप देखोगे तो किसी की 21 की उम्र में भी दाढ़ी नहीं आई होती है, कोई 21 की उम्र में प्रॉपर्ली डेवलप्ड उसकी बॉडी नहीं हुई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ होती है या फिर तेजी से होता है, नहीं, ये सारी चीजें स्लोली होती हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स भी लगते हैं, ईयर्स भी लगते हैं, ये एट ए टाइम नहीं होती, ठीक है? एक पर्सन दूसरे पर ये सारी वैरी करती है, बस यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है ओवरऑल। यहाँ पे आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट जो मैंने डिटेल में आपके सामने बताया यही चीज है। एक बार आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें स्लोली होती है, वही कहा जाता है थिक हेयर्स बॉयज के फेसेस पे ग्रो होते हैं, और पहले कुछ कुछ पैची बियर्ड्स जैसे आते हैं और देन स्लोली वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं यूनिफॉर्म वे में। इसी तरीके से सारी चीजें, ऑल ऑफ दी चेंजेस एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। अब ये शो क्या करते हैं? तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी के कि हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, यही चीज शो करती है ये सारी चीजें, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारे चेंज से क्या हमें समझ में आ रहा है कि हमारा बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा था कि व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? तो इस एज में क्यों होता है? तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इस एज में ही क्यों होता है बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो सबसे पहले इसका एक रीजन ये है कि जब हम छोटे से, मेनली ये 12 या 13 साल के बाद होता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि 12 और 13 साल तक हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी फिजिकली ग्रोथ में एनर्जी यूज करती है। जो भी फूड हम कंज्यूम करें, जो भी बॉडी में हमारे एनर्जीज आ रही है, वो किस चीज में? हमारे हाइट के ग्रोथ में, हमारे वेट के ग्रोथ में, हमारे मेंटल ग्रोथ, इन सब चीजों में यूज हो जाती है। बट 12 से 13 साल में जब हम इंटर करते हैं अपने टीन एज में, तो हमारी बॉडी का जो है 80% ऑफ द फिजिकल ग्रोथ हो चुका होता है। तो अब जो एनर्जीज है, तब जाके ये जो एनर्जीज हमारे फिजिकल ग्रोथ में हो रही थी, अब इसका यूज हमारे बॉडी के सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में होता है। वही चीजें यहाँ पे बताई गई, आप डिटेल में देख सकते हैं कि बॉडी जो इंडिविजुअल के ऑर्गन्स के एडल्ट साइज में ग्रो कर जाती है, इस रिसोर्सेज का मेनली उस एज तक, इससे पहले वाले एज तक जो इन रिसोर्सेज का यूज है किस चीज में होता है? ग्रोथ को अचीव करने में। बट मेच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रायोरिटी। जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है, पहले उनका ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में, हमारा मेंटल ग्रोथ, हमारा फिजिकल ग्रोथ, ठीक है? एंड देन जब उसका ये सेकेंडरी चीज है, हमने पहले भी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइफ प्रोसेस है जो हमारे जरूरी ही है। तो उस तरीके से हमारी बॉडी में इन सब के बाद जाकर फिर क्या होता है? ये सेक्सुअल मैच्योरेशन इस एज में आता है, ठीक है? ये चीज हमने देख लिया। एट द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बीइंग बिगिंस टू स्लो डाउन, जैसे जैसे हमारे बॉडी का जनरल ग्रोथ स्लो डाउन होता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होते हैं, एंड देन इसी को हम प्यूबर्टी कहते हैं, एडोलेसेंट एज में जब हम पहुंचते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को हमने देख लिया, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसको जर्म सेल्स कहते हैं, जिसको मेल्स में हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है? मेल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव सेल जो जर्म सेल है, ये स्पर्म इसको हम कहते हैं, ये ध्यान में रखना है फर्दर। एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो चीजों से मिलकर बना है, पहला जो जर्म सेल्स बनाते हैं, और दूसरे ऐसे ऑर्गन्स जो जर्म सेल्स को पहुंचाते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक। ये दो काम है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। फर्दर जो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन है, या फिर जो यहाँ पे बताया जाए स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। तो आप ये चीज देख सकते हो कि ये जो हमारा ऑर्गन है, हमारे बॉडी के जो बाहर ये एक बैगी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये टेस्टिस ग्लैंड होता है, जो क्या करता है? स्पर्म को या जर्म सेल्स को क्या करता है? फॉर्म करता है, जो लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसके बाहर ये लोकेटेड होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि टेस्टिस कहाँ है? टेस्टिस स्कॉटम में रहता है। स्कॉटम जो ऊपर वाला बैगी स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? स्कॉटम कहते हैं, जो बॉडी के बाहर होता है। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन जो है, बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो बॉडी के अंदर होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए टेस्टिस जो है ग्लैंड स्कॉटम के अंदर जो होता है, वो हमारी बॉडी के बाहर होता है, ताकि इसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे एग्जाम में आपके फ्लिप कर सकता है कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ध्यान रखना कि स्पर्म के फॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है? फर्दर यहाँ रोल ऑफ जो टेस्टिस है इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। सेकंड रोल, पहला तो हमने देख लिया कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने में। टेस्टोस्टेरोन क्या है? हमने पीछे वाले लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल में डेवलपमेंट होता है, ये किसके वजह से होता है? ये टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से ही होता है। जो भी हमने पीछे कैरेक्टर्स पढ़े थे, दाढ़ी आना, बाल आना, ये सब चीज इसकी वजह से ही होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करना एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सब किसके लिए
ये किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है एक, इसकी वजह से होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में प्यूबर्टी में चेंजेस लाता है, हमने देख लिया। अब स्पर्म्स फॉर्म, जब स्पर्म जो एक, ये तो एक सेल है, ठीक है, तो इसको डिलीवर करने के लिए हमें एक फ्लूइड मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो बताया जा रहा है कि द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वैस डिफरेंस। अब वैस डिफरेंस कहाँ, तो ये आप देख सकते हो, ये पाइप लगे, इसके अंदर स्पर्म फॉर्म हुआ और यहाँ से ये पाइप के थ्रू क्या होता है, डिलीवर किया जाता है। तो ये जो है हमारा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस कहते हैं, विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब फॉर्मिंग द यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ जाके यूनाइट करता है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उस ट्यूब में जाके यूनाइट कर जाता है ये। ठीक है, फर्दर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आप देख सकते हो, ये जो हमारा पेनिस का ये वाला पार्ट है, ये जो ये पार्ट होता है इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज क्रिएट करता है स्पर्म और यूरिन के लिए। ये ध्यान रखना है कि आप जब मेल्स में जहाँ स्पर्म और यूरिन दोनों क्या होते हैं, सेम पैसेज से आते हैं, इसी पैसेज से आपका, एक मिनट, ये जो रीजन है यहाँ से ही आपका स्पर्म का भी इजैकुलेशन होता है और यहीं से आपका यूरिन भी एक्सक्रीट होता है, ये याद रखना है। फर्दर अलोंग द पाथ ऑफ वैस डिफरेंस, अब ये वैस डिफरेंस से जैसे जैसे इस पाथ से यहाँ से ये गुजर रहा होता है हमारा स्पर्म, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आप देख सकते हो, ये जो ग्लैंड्स ये होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये हो गए प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ये भी एक, यहाँ पे ये देख लो, ये सेमिनल वेसिकल्स है, तो ये सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ अपने सिक्रेशंस, इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं, यानी यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये जब ट्रांसफर हो रहा था तो यहाँ से वैस डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड, आई एम सॉरी, एंड सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, यहाँ से कुछ सिक्रेशंस उसमें डालते हैं, क्योंकि ये लिक्विड के थ्रू अगर फ्लो हो तो इजिली फ्लो होगा, तो इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम और इसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब प्रोवाइड करने का काम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, सॉरी। फर्दर द स्पर्म्स आर टीनी बॉडीज, क्योंकि वो छोटे सेल्स की तरह होते हैं, तो उनको वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी लिक्विडिटी के थ्रू इसको पहुंचाया जाता है। तो हमने मेल का देख लिया, जहाँ पे मेन कुछ ऑर्गन्स के बारे में देखा हमने, टेस्टिस, स्कॉटम, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, इसके अंदर ये कॉमन पैसेज जो यूरेथ्रा होता है, ये सब चीज हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आते हैं अपने फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें तो ये इसको ओवेरीज हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जर्म सेल्स और एग्स इसके अंदर बनते हैं, ओवेरीज के अंदर, सेम लाइक प्लांट्स के अंदर ओव्यूल बनता था, यहाँ पे ओवेरीज के अंदर एग्स बन रहे हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, इनके अंदर भी कुछ, जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता था, इनके अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वाइल अ गर्ल इज बॉर्न, ओवेरीज ऑलरेडी, ये ध्यान रखना कि जब गर्ल जन्म लेती है तो उनके अंदर ऑलरेडी ओवेरीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। और जब प्यूबर्टी एज पहुंचती है उनके, मतलब जब फीमेल प्यूबर्टी एज में एंटर करती है तो उसमें से कुछ एक मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं, तो एक एक हर मंथ प्रोड्यूस होता है ओवेरी के अंदर। तो एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी टू द वोम थ्रू अ थिन ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो आप, ये हमारा ओवेरी है, इसके अंदर एक प्रोड्यूस हुआ और यहाँ तक आता है, यहाँ पे जाके वो स्पर्म से मिलता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ तक किसके थ्रू आता है, ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, ये चीज हर महीने एक एक रिलीज होता है और यहाँ पे आता है, ठीक है। तो वो चीज हो गया हमारा, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट्स इनटू इलास्टिक बैग लाइक, यूटेरस में जाके यूनाइट होते हैं और यूटेरस फर्दर वजाइना में ओपन होता है, किसके हेल्प से, सर्विक्स के हेल्प से। आप स्ट्रक्चर देखो, ये फैलोपियन ट्यूब से यहाँ यूटेरस में आता है ये, और यूटेरस ये सर्विक्स, इसके थ्रू ये वजाइना वाले पोर्शन में ये ओपन होता है। ये चीज हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, जो स्पर्म एंटर करते हैं वजाइनल पैसेज से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ये अपवर्ड जाते हैं और ओविडक्ट में पहुंचते हैं, जहां पे ये एक से एनकाउंटर होता है इनका, देन फर्दर जो फर्टिलाइजेशन होता है और एक डिवाइड होता है और क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है। इम्ब्रियो को इम्ब्रियो जो इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे, यूटेरस के लाइनिंग में, जहाँ पे उसका ग्रोथ होता है और डेवलप होता है एज अ फोइटस। यानी जब यहाँ पे यहाँ से इनका फर्टिलाइजेशन होता है, देन ये जो यूटेरस वाला रीजन है इसी के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जो जाइगोट बनता है एंड देन उसका डेवलपमेंट होता है। बट अब क्या होता है कि मतलब अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो यूटेरस हर महीने क्या अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वहां पे एग आएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो लाइनिंग ऑफ एम्ब्रियो इसलिए क्या होता है, हर मंथ थिकन होता है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जो नरिश करेगा एम्ब्रियो को। ये हर महीने ये प्रोसेस वहां पे हो रहा होता है कि हर महीने एक रिलीज हो रहा है वहां पे फैलोपियन ट्यूब से, वहां जा रहा है यूट्रस में, वहां पे न्यूट्रिशन के मतलब न्यूट्रिशन का डिपोजिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। ये चीज हर मंथ वहां पे हो रहा होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन लेता कहाँ से, तो मदर्स के ब्लड से वहां से लेता थ्रू द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अब विली के बारे में बताया तो ये लार्ज सरफेस एरिया है जो किस चीज के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पैसेज के लिए मदर टू एम्ब्रियो में होता है, जिसके थ्रू वो विली कहते हैं, ठीक है। और प्लेसेंटा के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। अब क्या होता है यहाँ पे कि अगर ये सिचुएशन है जब एक फर्टिलाइज हो गया, जब स्पर्म गया और एक के साथ रिएक्ट करके जाइगोट बना लिया,
बट अब ये तो हर महीने हो रहा है, और अगर हर महीने फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो जो लाइनिंग्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, थिक लाइनिंग्स क्रिएट हो रही है, वहां पे न्यूट्रिशन जा रहा है, ब्लड के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है, उनका क्या होता है? तो अगर एक फर्टिलाइज नहीं होती तो वो एक दिन तक वो एक वहां पे सस्टेन रहता है, ठीक है। तो अब एक फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, तो जो ये लाइनिंग क्रिएट हुआ था यूट्रस के वॉल्स पे, उसका जरूरत होता नहीं है, तो देन स्लोली क्या होता है, वो लाइनिंग ब्रेक करता है और वजाइना के थ्रू एज ए ब्लड के फॉर्म में वो बाहर आता है, ठीक है। यही चीज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो डिपॉजिट हुए थे यूट्रस के लाइनिंग पे वो वजाइना के थ्रू बाहर आते हैं, और ये रफली 1 मंथ तक होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये ठीक है, हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होता है, हर 1 मंथ में ये काम होता है, जहाँ से वजाइना से क्या होता है, ब्लड्स बाहर आता है, और यूजुअली 8 से 2 टू 8 डेज तक चलता है एक फीमेल के अंदर। तो ये हमने फीमेल के और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, हमने ये सब चीज यहाँ पे देख लिया। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज होती है कि डिजीज क्या होंगे, एक एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन होता है दो बॉडीज का, दो बॉडीज बहुत क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो सरप्राइजिंग नहीं है कि बहुत सारे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो, ट्रांसफर हो जाए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया और सिफिलिस क्या है, आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ये गोनोरिया और सिफिलिस किस टाइप की डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्शन है, वायरल। तो आपको ध्यान में रखना है ये सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरियल, और वार्ड्स हो गया, और एचआईवी एड्स क्या होता है, ये हमारे वायरल इन्फेक्शन है। तो वार्ड्स एंड एचआईवी जो होता है, एड्स, आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, तो ये दोनों क्या है, वायरल है। बट गोनोरिया और सिफिलिस हमारे क्या है, बैक्टीरियल है, ये ध्यान रखना है। तो अब इनको रोका कैसे, इनका ट्रांसफर कैसे रोका जाए? तो इनका ट्रांसफर रोकने का एक ही तरीका है कि हमारे बॉडी की जो फ्लूइड्स हैं उनका कांटेक्ट ना हो एक दूसरे की बॉडी से। तो उस बॉडी में, मतलब सपोज अगर मेल की बॉडी से स्पर्म निकल रहा है तो फीमेल की बॉडी में नहीं जाए, तो इस तरीके से एसटीडीज भी नहीं ट्रांसफर होंगे। उसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कॉन्डम, जिसका यूज किया जाता है पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, और सिमिलर चीज वहां पे फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल होती है, जो क्या करती है, प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है और एसटीडीज को भी प्रिवेंट करती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलेंगे, पहले जो प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करेंगे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी, और दूसरे जो सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो, तो कॉन्डम जो है वो क्या करता है, पेनिस से जो हमारा इजैकुलेशन हुआ है, स्पर्म बाहर आया, तो उस चीज को फर्टिलाइज नहीं होने देता है एग्स के साथ। तो वहां पे क्या होगा, पहला कि वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, और दूसरा स्पर्म दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आया ही नहीं तो वहां पे एसटीडीज भी नहीं ट्रांसफर होंगे। इस तरीके से ये दोनों चीज में हेल्पफुल होता है कॉन्डम। फर्दर दूसरा वे यहाँ दो वेज अब बताए जा रहे हैं यहाँ पे, कि मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अगर अवॉइड करना है तो बहुत सारे वेज निकाले जा चुके हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। पहला कैटेगरी है कि ऐसे कुछ मैकेनिकल बैरियर फॉर्म किया जाए जिससे क्या हो, स्पर्म एक तक पहुंचे ही नहीं, जिसके बारे में हमने पढ़ा कॉन्डम, ठीक है। दोनों, ये पेनिस के लिए भी होता है, वजाइना के लिए भी अवेलेबल है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एग और स्पर्म का कांटेक्ट रोक सकते हैं। और दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करके, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट कर दिया, कुछ ऐसे मेडिसिन लेकर जैसे हमारे बॉडी से एग रिलीज ही नहीं हो फीमेल के बॉडी से, तो वो तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग क्या हो, रिलीज ही ना हो, तो अगर एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो ऐसे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं जो ओरली एज ए पिल्स लिए जाते हैं, आपने बहुत सारे के नाम सुने होंगे, अनवांटेड 72, ये सारे यही काम करते हैं जो एक्स का रिलीज रोक देते हैं, ठीक है। सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे बॉडी में, तो साइड इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फर्दर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे लूप होता है या फिर कॉपर टी होता है, जो यूट्रस में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म रिलीज तो होता है बट एक तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट कर देते हैं, बस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे। ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फर्टिलाइज तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप ले लो या फिर कॉपर टी यूज कर लो, इन सब में एक फर्टिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो। पर दूसरा क्या, स्पर्म एक मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे गैमेट्स जो है, गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे की बॉडी में, तो वहां पे उसके थ्रू डिजीज भी क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये याद रखना है कि स्पर्म में दोनों नहीं होता है, सॉरी कॉन्डम के थ्रू दोनों नहीं होता है, और यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के थ्रू दोनों में से मतलब प्रेगनेंसी तो रुक जाती है बट एसटीडीज का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फर्दर इफ द वैज डिफरेंस, दूसरा एक और मेथड है कि वैज डिफरेंस, जैसे हमने देखा था कि टेस्टिस से जब स्पर्म क्रिएट होता है तो वैज डिफरेंस के थ्रू हो जाता है। तो अगर वैज डिफरेंस को ही कट कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन, जिसको नसबंदी भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, जहाँ पे वैज डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और स्पर्म का पाथवे ब्लॉक कर दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो एक ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका फीमेल्स में कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दे, जिससे एक यूट्रस तक पहुंच ही ना पाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इन बोथ केसेस में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। और ये सारे सर्जिकल मेथड्स है जिससे ब्लॉक किया जाए। अब बाकी यहाँ पे
डिटेल बोल बच्चन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इस चैप्टर में यही थी। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बच रहा है, जो कि हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका बायो भी पूरी तरीके से होलिस्टिकली एनसीईआरटी के लेवल पर क्लास 9th और 10 दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ लिया। अब इसके बाद हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन देखेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।